जय हिंद फ्रेंड्स, भारत समाचार के शो अवधनामा में आपका स्वागत है। मध्यकाल की कहानी, रोमांचित कर देने वाली कहानी, प्राचीन भारत की कहानी, उत्साहित कर देने की कहानी, जगाने की कहानी और आधुनिक भारत की कहानी, विस्मित कर देने की कहानी। तीनों कहानियां हैं। रोमांचित इस कार्यक्रम का जो टैगलाइन है, पढ़ो क्योंकि सीखना है, सीखो क्योंकि समझना है, समझो क्योंकि उन्नति करना है। समझने के सिवा दुनिया में और कोई मार्ग उन्नति का है ही नहीं। सिर्फ एक चीज अगर विकसित हो जाए, समझदारी। पिछले शो में मैंने कहा ना कि 15 साल से लेकर 20 साल की उम्र तक जिसको यह बात समझ में आ गई कि यौवन, जवानी यानी ऊर्जा, ऊर्जा, एनर्जी, एनर्जी will convert into power, power will convert into force, and that will lead to the work done. बिजली बना लो, न्यूक्लियर रिएक्टर बना लो, एटम बॉम्ब बना लो। समझना, जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि है समझना। एक बार आपने समझना शुरू कर दिया, आपके जीवन की धारा बदल जाएगी। पिछले एपिसोड में मैंने आपसे कहा कि 13वीं शताब्दी की शुरुआत में दो घटनाएं घटी, भारत के इतिहास की धारा ही बदल दी। 1203 में अंधकोट का युद्ध, घुरिदों का जो मध्य एशियाई सपना था वो बिखर गया, जो सिल्क रूट पर कब्जा करने का सपना था वो बिखर गया। और 1205 में मोहम्मद गौरी की हत्या। मोहम्मद गौरी की कोई संतान नहीं थी, लेकिन वो कहता था कि ये मेरे जो दास अधिकारी हैं, यही मेरी संतान है और यही इतिहास में मेरा नाम रोशन करेंगे। अब घुर में कौन बैठा था? ताजुद्दीन यल्दुज। उत्तर भारत में इंद्रप्रस्थ को हेडक्वार्टर किसने बना रखा था? कुतुबुद्दीन ऐबक। अब कुतुबुद्दीन ऐबक अगर घुर जाता है तो दास, और भारत में रहता है तो मालिक। अब दास और मालिकपन में अगर किसी को चुनना है तो समझदार आदमी मालिकपन को ही चुनेगा। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहीं पर दिल्ली सल्तनत का सपना देखा। कैसे इस बात को सिद्ध करें कि उसने दिल्ली सल्तनत का सपना देखा? लाहौर को उसने अपना राजधानी बनाया। मैं आपसे कह चुका हूं प्राचीन भारत पढ़ाते हुए, मुद्रा, करेंसी, कैपिटल, कैलेंडर ये सोवर्निटी के सूचक हैं। उसने तुरंत अपना केंद्र, जो प्रशासन का केंद्र था, उसको शिफ्ट किया लाहौर। लॉ एंड ऑर्डर पर ध्यान दिया, दान करने पर ध्यान दिया। लाख बख्श कहा गया उसे, बड़ा पैसा बांटा उसने। लेकिन चूंकि वो दास्ता से मुक्त नहीं हुआ था, इसलिए वो सुल्तान की उपाधि नहीं ले सकता था। उसकी उपाधि थी सिपह सालार की। चुनौतियों की भरमार। कुतुबुद्दीन ऐबक के सामने चुनौतियों की भरमार। पहली चुनौती सामंतवाद। आज आप देखो, यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, आज भी सामंत है। एक एक इलाकों पर उनका कब्जा है, वहां उनका शासन चलता है, वहां उनका कानून चलता है। तो आज तो कम है, बहुत कम है। उत्तर प्रदेश में 10 होंगे,
लेकिन ऐबक के समय में उत्तर प्रदेश में ही कम से कम 100 रहे होंगे। तो एक प्रदेश में 100, तो पूरे उत्तर भारत में ऐबक के सामने सबसे बड़ी चुनौती सामंतवाद। केंद्रीय सत्ता का अभाव, प्रशासन गायब, स्थायी सेना का अभाव, मुद्रा अर्थव्यवस्था का अभाव, सिल्क रूट पर एक नई ताकत का आविर्भाव, एक नई ताकत का जन्म, मंगोल। बड़ी सारी चुनौतियां, लेकिन राजा चुनौतियों से भाग नहीं सकता। नहीं तो राजा किस बात का? जो चुनौती से भाग रहा है वो राजा हो ही नहीं सकता। राजा मतलब जिसको यह समझ में आ गया कि मैं राजा हूं ही इसीलिए क्योंकि मुझे चुनौतियों का सामना करना पड़ता। राजा का मतलब जिस व्यक्ति को यह समझ में आ गया कि मुझे चुनौतियों का सामना करना है और उन चुनौतियों का समाधान देना है। आम आदमी, उसे चुनौती नहीं चाहिए। आम आदमी को चुनौती नहीं चाहिए। आम आदमी को मस्ती चाहिए कि भैया हम टेंशन नहीं लेना चाहते, हम भैया बहुत टेंशन नहीं झेल पाएंगे। ये बहुत बड़ा फर्क है राजा और आम आदमी में। राजा के पास प्रतिदिन टेंशन है। ये जितने लोग कहते हैं ना कि मुझे डीएम बना दो मैं सुधार दूं, मुझे आईएएस बना दो मैं सुधार दूं, मुझे आईपीएस बना दो मैं सुधार दूं, मुझे कोई मुख्यमंत्री बना दे मैं सुधार दूं, अगर इनको एक एक दिन के लिए दे दिया जाए ये खुद ही भाग जाए। आम आदमी को जीवन में चुनौती नहीं चाहिए। और तुम अगर आम से खास बनना चाहते हो तो अपनी डायरी में लिख लो कि चुनौतियां जीवन है। आज कितनी संख्या बढ़ गई है तैयारी करने वालों की। कल मैं लखनऊ में एक पार्क में टहल रहा था, एक लड़का मिला मुझे रात में करीब 10 बजे। एक लड़का मिला, पहचान गया वो। सर नमस्कार। मैंने कहा भैया नमस्कार, और क्या हाल है, पढ़ाई कर रहे हो? कहा सर ग्रेजुएशन हो गया है, अब बिजनेस करूंगा। मैंने कहा तैयारी नहीं करोगे? कहा नहीं सर, इतने लोग तैयारी कर रहे हैं, मैं बिजनेस करूंगा। मैंने तुरंत उसकी पीठ थपथपाई। मैंने कहा यार पहली बार कोई लड़का मिला है ग्रेजुएशन करने के बाद कह रहा सर व्यापार करूंगा, व्यापार के क्षेत्र में आगे बढ़ूंगा। इतनी बड़ी जनसंख्या वाला देश, आर्थिक संकट से गुजर रहा देश, और देश नहीं पूरी दुनिया। जो चुनौतियों का सामना नहीं कर सकता उसे राजा बनने का सपना नहीं देखना चाहिए। खैर, कुतुबुद्दीन ऐबक इससे पहले कि इन चुनौतियों का कोई समाधान निकालता, उसके साथ एक दुर्घटना घट गई। 1206 में वो गद्दी पर बैठा। 1210 4 साल 1210 चौगन खेल रहा था, पोलो, घोड़े से गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उसका बेटा लाहौर की गद्दी पर बैठा, आराम शाह, यथा नामे तथा गुणे, आराम शाह। अब तुर्कों के सामने 2 चुनौती है। मध्य एशिया की चुनौती, उभरती मंगोल शक्ति, और उत्तर भारत में सामंतवादी शक्तियां, और दिल्ली सल्तनत एक सपना, मात्र एक सपना। गौर करिएगा, 1210 लाहौर, भारत में जो तुर्क मौजूद हैं गवर्नर के रूप में मौजूद है, शाही वर्ग के रूप में मौजूद है, रूलिंग क्लास के लोग वर्ग के रूप में मौजूद हैं। अब ये मध्य एशिया अगर चले जाएं तो वहां एक नई शक्ति से सामना करना पड़ेगा। यहां है तो सामंती शक्तियों से सामना करना पड़ेगा,
और इस परिस्थिति में जब इन्हें चारों तरफ सिर्फ लड़ना है, ये एक अयोग्य शासक को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे और आरामशाह उस परिस्थिति की मांग नहीं था। तो तुर्क सरदारों ने, जो टर्किश चीफ थे, इन्होंने एक नेता का चयन किया और उस नेता का नाम था इल्तुतमिश। और उसने अपनी राजधानी बनाई दिल्ली और यहीं से दिल्ली सल्तनत की कहानी की शुरुआत। तो दिल्ली सल्तनत का सपना किसने देखा? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। सपना, वो पहला दिल्ली सुल्तान नहीं है। उसकी टाइटल किसकी है? सिपह सलार की। उसका बेटा परिस्थितियों को समझ नहीं सका और फिर तुर्की सरदारों ने सारी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए एक अति योग्य आदमी को अपना नेता चुना, इल्तुतमिश, और उसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया और यहीं से दिल्ली सल्तनत की कहानी की शुरुआत। बड़ा प्यारा कैरेक्टर है इल्तुतमिश, बड़ा जबरदस्त कैरेक्टर, चारों तरफ चुनौतियां। यह बात याद रखना, अगर तुमको चैलेंज लेने का शौक नहीं है, 2024 का चुनाव फिर आ रहा है। इसीलिए तो राजनेता महान है, हर 5 साल पर एग्जाम देते हैं। आईएएस उनसे नीचे हैं, एक बार एग्जाम दिया, एक लंबे समय तक सेवा दी। राजनेता बहुत महान है, हर 5 साल पर मैदान में आते हैं एग्जाम देने के लिए, फिर लड़ते हैं, फिर जूझते हैं, फिर खेलते हैं। इसीलिए भारत में राजनीति को अपना कैरियर चुनना बहुत बड़ा रिस्क है, बहुत बड़ा। आप एक बार जीत गए, पता लगा उसके बाद कभी नहीं जीते, या आप लगातार चुनाव लड़ते रहे, जीवन भर कभी जीते ही नहीं, या आप जीवन भर जीतते रहे। इस देश में जो व्यक्ति राजनीति को अपना कैरियर चुनता है, वो बहुत बड़ा खतरा लेता है, और वो भी उस दौर में जब देश में डायनेस्टिक डेमोक्रेसी है। पिता अपने पुत्र को आगे करेगा, अपनी बेटी को आगे करेगा। इसीलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की बड़ी प्रशंसा करता हूं इस मुद्दे पर। बड़ा मेरे ऊपर इल्जाम भी लगता है कि मैं भाजपा से टिकट मांग रहा हूं। मुझे कोई टिकट उकट किसी पार्टी से नहीं लेना और ना मुझे चुनाव लड़ना है। मुझे स्कूल खोलना और स्कूल चलाना है, शिक्षा के क्षेत्र में ही काम करना है। जिस क्षेत्र ने मुझे इतना सम्मान दिया, इतनी इज्जत दी, पैसा दिया, सब कुछ दिया, बस उसी क्षेत्र में मुझे काम करना है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, सीएम, हमारे जो सीएम है योगी आदित्यनाथ जी, संत हैं और संत का ही शासन होना चाहिए। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अब तो मुझे लगता है कि गीता में जो लिखा है एकदम सही लिखा है कि जब जब धर्म का विनाश होगा मैं आऊंगा। जब जब धर्म का विनाश होगा मैं आऊंगा। मैं तो साक्षात देख रहा हूं कि एक योगी, उसको क्या जरूरत है सत्ता में बैठने की? अगर राजनेता अपना काम कर रहे होते, उस व्यक्ति को सत्ता में आने की क्या जरूरत थी? कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन उसे पता है कि आज मेरी आवश्यकता है, मेरे पीछे कोई घर नहीं, मेरे पीछे कोई परिवार नहीं, मेरे पीछे कोई बेटा नहीं। तो वो व्यक्ति जब काम करेगा, राज्य के लिए करेगा और प्रजा के लिए करेगा। और मैं इन दोनों व्यक्तियों की उपलब्धि को सलाम करता हूं। इल्तुतमिश, चुनौतियां। और जब मैं प्राचीन भारत पढ़ा रहा था तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था, पता नहीं शायद आपको याद है या नहीं। P = P, प्रियोरिटी = पॉलिसी। नीति आवश्यकता पर निर्भर करती है, प्राथमिकता पर। राजा को यह पता होना चाहिए कि उसकी प्राथमिकता क्या है। जीवन में जिसको भी अपनी प्राथमिकता नहीं पता,
15 से लेकर 20 साल असीम ऊर्जा का जन्म। और यही वो समय है जब जीवन में आपको अपनी प्राथमिकताएं तय करनी पड़ेगी। कौन परेशान है? जिनके पास प्राथमिकता नहीं है। गर्लफ्रेंड भी चाहिए, बॉयफ्रेंड भी चाहिए, गोल भी चाहिए, नहीं हो पाएगा। मिलेगा सब। अगर तुमने प्राथमिकताएं बना ली तो सब मिलेगा। और एक साथ अगर तुमने सब करने की कोशिश की तो तुम चले जाओगे। बड़ा प्यारा वर्ड है प्रायोरिटी। कुछ वर्ड मैं आप लोगों को दे रहा हूं, उन वर्डों को डायरी में नोट कर लीजिए। एक वर्ड मैंने आपको दिया है इंटरेस्ट, एक वर्ड मैं आपको दे रहा हूं प्रायोरिटी। जीवन में प्राथमिकताओं को सेट करिए और प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए नीतियां बनाइए। और यही तो समझदारी है। अब पहली चुनौती इल्तुतमिश के पास क्या है कि दिल्ली सल्तनत इन्फेंट है, नवजात। लिखिए फर्स्ट पॉइंट कि दिल्ली सल्तनत इन्फेंट नवजात शिशु 1210। लिखिए 1210 दिल्ली सल्तनत इज इक्वल टू इन्फेंट। ब्रैकेट में लिख लीजिए हिंदी मीडियम वाले, नवजात शिशु। ये पहली चुनौती। अब इस नवजात शिशु के सामने दो खतरे, आंतरिक खतरा इंटरनल डेंजर, बाह्य खतरा एक्सटर्नल डेंजर। इंटरनल डेंजर सामंतवादी शक्तियां, एक्सटर्नल डेंजर मंगोल। तो पहला कदम इल्तुतमिश ने उठाया चालीसा का गठन, 40। चालीस तुर्की सरदारों को सल्तनत के सर्वोच्च पदों पर आसीन किया। प्रमुख 40 तुर्की सरदारों को सल्तनत के प्रमुख पदों पर नियुक्त किया। और इसको कहा गया चालीसा। इंटरेस्ट का खेल है। इन 40 लोगों का इंटरेस्ट किससे बंध गया? इल्तुतमिश से। तो अब वो अनकंडीशनल सपोर्ट किसको करेंगे? इल्तुतमिश को। पहला कदम उसने ये उठाया, अपनी आंतरिक स्थिति को मजबूत किया। जिसके हितों की पूर्ति करोगे वो तुम्हारे साथ खड़े हो जाएंगे। तो पहला कदम उठाया इल्तुतमिश ने, चालीसा का गठन। क्योंकि पहली चुनौती क्या थी? आंतरिक खतरे और बाह्य खतरे के सामने सल्तनत क्या है? नवजात शिशु। सुल्तान और सल्तनत दोनों आरंभिक अवस्था में है, नवजात अवस्था में है। तो अगर सुल्तान की स्थिति मजबूत होगी तो ही सल्तनत की स्थिति मजबूत होगी। चालीसा का गठन, क्या बात है। प्राथमिकता इज इक्वल टू नीतियां, प्रायोरिटी इज इक्वल टू पॉलिसी। दूसरा चैलेंज उसके सामने है सामंतवाद। ये छोटे छोटे राजा पूरे उत्तर भारत में बिखरे हुए। तो उसने एक दूसरी चीज को जन्म दिया, इक्तेदारी सिस्टम। इक्तादारी सिस्टम, इक्तादारी। अब सामंतवाद और इक्तादारी दोनों में एक चीज कॉमन है, लैंड डोनेशन, भूमि अनुदान। ये कॉमन है, लेकिन दोनों एक नहीं है। अब इलाहाबाद के सामंत अवध ओझा। इलाहाबाद अवध ओझा के पास है दिग दिगांतर तक के लिए। इलाहाबाद के राजा हैं अवध ओझा। अब इल्तुतमिश ने क्या किया? शाहरुख खान को इलाहाबाद का इक्तेदार बना दिया, मिलिट्री गवर्नर। अब शाहरुख खान की ड्यूटी है इक्तेदार के रूप में कि अवध ओझा जो सामंत हैं उनसे अतिरेक की वसूली, ये जो आय है ना अवध ओझा की,
उस आय में से एक हिस्सा लेना। यह थी इक्तेदारी व्यवस्था। एक बदमाश से निपटने के लिए दूसरे बदमाश की नियुक्ति। लेकिन शाहरुख खान इक्तेदार के रूप में ट्रांसफर हो सकते हैं, इलाहाबाद से ट्रांसफर होकर कानपुर भेजे जा सकते। यह सामंतवादी व्यवस्था में नहीं था। तो क्या थी इक्तेदारी व्यवस्था? मिलिट्री गवर्नरशिप, जिसमें क्या दिए जाते थे? भूमि अनुदान, लैंड ग्रांट यहां भी है, पर सेवक के रूप में। सामंतवाद में लैंड ग्रांट क्या है? भोगी के रूप में। इलाहाबाद अवध ओझा को मिला लैंड ग्रांट सामंतवाद में, तो अवध ओझा इलाहाबाद के भोग करता है, उनका है इलाहाबाद। लेकिन जब शाहरुख खान को इक्तेदार के रूप में इलाहाबाद मिला, तो वो सरकार के सेवक हैं। ग्राफ बना लीजिए, एक तरफ लिख लीजिए सामंतवाद, एक तरफ लिख लीजिए इक्तेदारी। इलाहाबाद, इलाहाबाद, अवध ओझा, शाहरुख खान। अवध ओझा को स्थायी दान हमेशा के लिए, शाहरुख खान को सरकार के सेवक के रूप में। उद्देश्य अवध ओझा से वसूली। तो पहली चुनौती नवजात स्थिति, किसकी? सुल्तान की, सल्तनत की। समाधान चालीसा। दूसरी चुनौती सामंतवाद, समाधान इक्तेदारी। तीसरी चुनौती व्यापार वाणिज्य को प्रोत्साहन। मैंने कहा ना, महमूद गजनी ने तृतीय नगरीकरण की नींव रख दी थी, और यहां तक पहुंचते पहुंचते तृतीय नगरीकरण की धारा आगे बढ़ रही थी। थर्ड अर्बनाइजेशन की धारा मजबूत हो रही थी। और व्यापार वाणिज्य की आत्मा क्या है? करेंसी सिस्टम, समझा चुका हूं, 6th सेंचुरी बीसी। तो यहीं पर इल्तुतमिश ने मुद्रा प्रणाली को फिर से जन्म दिया। टंका और जित्तल। टंका क्या है? कॉपर कॉइन। टंका सिल्वर कॉइन, और जित्तल क्या है? कॉपर कॉइन। ऐसे क्रॉस बनाओ और लिखो पहली चुनौती नवजात स्थिति सुल्तान की, कैसे मजबूत किया? चालीसा। दूसरी चुनौती सामंतवाद, कैसे निपटा? इक्तेदारी व्यवस्था। तीसरी चुनौती व्यापार वाणिज्य को प्रोत्साहन, कैसे निपटा? मुद्रा अर्थव्यवस्था का जन्म, टंका और जित्तल। चौथी चुनौती विदेशी आक्रमण। मंगोलों और ख्वारिज्मियों के बीच लड़ाई चल रही थी। घुरिद तो गेम से बाहर हो चुके थे। मंगोल और ख्वारिज्मियों के बीच लड़ाई चल रही थी, और इस वक्त एक बहुत खतरनाक मंगोल शासक मध्य एशिया में मौजूद था, चंगेज खान। जहां भी गया उसने तबाही मचाई। एक से एक कहानियां हैं उसकी। कहते हैं आज भी चीन में हर 5वां आदमी उसी के संतान का वंशज है। जिस शहर को जीतता था, स्कल, ह्यूमन स्कल, इंसान की खोपड़ी की मीनार बनवाता था, इंसान की खोपड़ी की। और जब उस मीनार को चेक करने जाता था, कोई उसके साथ नहीं जाता था। चंगेज खान मुसलमान नहीं था, मंगोल। खान जो है यह मंगोलिया में टाइटल है मिलिट्री की। खान मतलब मुसलमान नहीं होता। चौथी चुनौती चंगेज खान। चंगेज खान ख्वारिज़मी राजकुमार था, जलालुद्दीन मंगबरानी उसको दौड़ा रहा था। जलालुद्दीन मंगबरानी भागते भागते भारत की सीमा में घुस गया, और भारत की सीमा में घुसकर उसने इल्तुतमिश को पैगाम भेजा कि भाई तुम भी मुसलमान, हम भी मुसलमान, और ये काफिर एक मुसलमान को दौड़ा रहा है भाई।
और ये मुसलमान दूसरे मुसलमान भाई से शरण मांग रहा है। लेकिन क्या आदमी है इल्तुतमिश, वो खुसरो मलिक की तरह बेवकूफ नहीं है। प्रजा कौन? प्रजा मतलब जिसके पास समझदारी है ही नहीं। राजा मतलब जो समझदारी का भंडार है। कुछ शब्द मैं आपको दे रहा हूं, उन शब्दों को नोट कर लीजिए। वो शब्द ही आपके जीवन बदल देंगे। इंटरेस्ट, प्रायोरिटी, समझदारी, सिर्फ ये 2-4 शब्द अगर आपको समझ में आ गए ना, शास्त्र पढ़ने की जरूरत ही नहीं। मोहम्मद गौरी ने खुसरो मलिक से कहा था कि भाई तुम भी मुसलमान, मैं भी मुसलमान, आओ दोनों मुसलमान भाई मिलकर इन काफिरों का अंत करें। और जब खुसरो मलिक निकला, मोहम्मद गौरी ने उसकी हत्या कर दी। फिर वही सीन हो रही है, फिर वही सीन दोहरा रही है। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से निवेदन कर रहा है। जलालुद्दीन मंगवरानी। इल्तुतमिश ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। कहा भाई हिंदुस्तान का क्लाइमेट तुमको सूट नहीं करेगा। हिंदुस्तान का क्लाइमेट इल्तुतमिश को सूट करता है, लेकिन हिंदुस्तान का क्लाइमेट जलालुद्दीन मंगवरानी को सूट नहीं करेगा। और इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन मंगवरानी को शरण देने से मना कर दिया। बड़ा अच्छा काम किया। नवजात है, दिल्ली सल्तनत नवजात, इन्फेंट। इतिहासकार सोचकर कांप जाते हैं कि अगर धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत होकर अगर इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन मंगवरानी को शरण दिया होता तो शायद दिल्ली सल्तनत कभी होती ही नहीं। चंगेज भारत में घुस आता और सब कुछ खत्म हो जाता। इल्तुतमिश ने ऐसा क्यों किया? इस समझदारी का स्रोत क्या था? इल्तुतमिश के गुरु पुरोहित वर्ग से राय नहीं लेता था, वो मौलाना वर्ग से, सूफी से। धर्म के 2 पार्ट हैं, एक प्रार्थना, एक ध्यान। हर धर्म में प्रार्थना क्या है? जब आप खुदा से बात करते हैं। ध्यान क्या है? जब खुदा आपसे बात करता है। प्रार्थना कौन सिखाता है? पुरोहित। ध्यान कौन सिखाता है? सूफी, संत, महात्मा। और आज मुसलमानों के बीच से सूफी संत गायब हैं उनके। अभी आएगा बहुत सारे सूफियों का नाम। हमारे बड़े मुसलमान दोस्त हैं, भाई हैं, कहते हैं यार क्या कमी हो गई है? यही कमी है कि तुम इल्तुतमिश से कुछ सीख नहीं रहे हो। एक मौलानाओं का डेलीगेशन आया इल्तुतमिश के पास। शायद ये कहानी मैं सुना चुका हूं, लेकिन यहां बहुत जरूरी है। उसने कहा इंप्लीमेंट डेथ और इस्लाम इन हिंदुस्तान। हिंदुस्तान दारुल हरब है, काफिरों का देश, इसको दारुल इस्लाम बनाओ। इस्लाम इंपोज करो, इंप्लीमेंट करो। उसका गुरु था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, सूफी था। गया, उसने अपने गुरु से कहा कि उस्ताद ये मौलाना लोग कह रहे हैं कि इस्लाम इंप्लीमेंट करो। कहा ये जो क्राउन पहने हो कितने का है? बोले साहब 5 करोड़ का है। बोले वो मौलाना जो कैप पहन रहा है वो कितने का है? बोले साहब वो 5 रुपए का है। हाँ, बोले तो मूर्ख, अपने ताज के वैल्यू के हिसाब से सोच। 98% नॉन मुस्लिम्स, 2% मुसलमान। अगर तुमने इनके धर्म पे हाथ रखा, ये 98% एक हो जाएंगे। और अगर ये एक हुए तो मैं तो कन्वर्ट हो जाऊंगा, मैं काका से काकी हो जाऊंगा। तुम अपनी सोच लो। तुम राय किससे लेते हो? सुझाव किससे लेते हो? जीवन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
तुम राय किससे लेते हो? और 90% जीवन की राय व्यक्ति को मां बाप से लेना चाहिए। आप लोगों को लगता होगा कि मां बाप हमारे बहुत पुराने विचार के हैं और सताते हैं। लिया करिए सर, उनके पास एक बहुत बड़ा खजाना है, अनुभव। जब भी किसी मित्र को बनाइए, मित्र बनाइए, लड़का लड़की किसी को भी, एक बार अपने मां बाप के सामने लेकर जरूर आइए और दिखाइए उनको, और बाद में पूछिए कि कैसा है। और 99% केस में वो गलत नहीं होंगे, दावा है मेरा। इन सब चीजों का लाभ आप अपने पेरेंट्स से ले सकते हैं। बहुत सारी चीजें उन्हें नहीं पता होती है, यह मैं मानता हूं, लेकिन काफी सारी चीजें उन्हें पता है। पहली चुनौती नवजात स्टेट और नवजात स्टेट, सॉल्यूशन चालीसा। दूसरी चुनौती सामंतवाद, सॉल्यूशन इक्तेदारी। तीसरी चुनौती व्यापार वाणिज्य को प्रोत्साहन, चुनौती समाधान मुद्रा अर्थव्यवस्था। चौथी विदेशी आक्रमण, समाधान सम्यक विदेश नीति, सम्यक फॉरेन पॉलिसी, नाम नॉन अलाइंड। पांचवी चुनौती विभिन्नतावादी भारत, समाधान धार्मिक सहिष्णुता, रिलीजियस टॉलरेंस। 5 चुनौतियां, 5 समाधान। पांच चुनौतियां, 5 समाधान। पूरा इल्तुतमिश का पिक्चर आपके सामने खड़ा हो जाएगा। 5 चुनौतियां, वही ग्राफ बनाइए, चुनौतियां लिखिए, उसके नीचे समाधान लिखिए। रटने की जरूरत ही नहीं। ये दिमाग यहां क्या नहीं समा सकता। जब तुम्हारे सारे रिश्तेदार के नाम समाये हुए हैं, सारे दोस्तों की बर्थ डेट समाई हुई है, उनकी मैरिज एनिवर्सरी की डेट समाई हुई है, तो पानीपत के युद्ध क्यों नहीं समा सकता? 3 युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। तराइन का पहला युद्ध, दूसरा युद्ध और चंदावर। इसने भारतीय इतिहास की धारा को बदला। कैसे? दिल्ली सल्तनत की शुरुआत। ये 3 युद्ध। प्रासंगिक चीजों को याद रखिए, प्रासंगिक, रेलेवेंट। 5 चुनौतियां, 5 समाधान। इल्तुतमिश हेडिंग डालिए, बगल एक तरफ एरो बना के लिखिए 5 चुनौती, दूसरी तरफ लिखिए 5 समाधान। फिर नीचे ग्राफ बना लीजिए ऐसे, और पहली चुनौती समाधान, दूसरी चुनौती समाधान, तीसरी चुनौती समाधान, चौथी चुनौती समाधान, 5वीं चुनौती समाधान। तैयार है इल्तुतमिश। हर विषय, हर सब्जेक्ट आपको कुछ समझाना चाहता है। इकोनॉमी, आज की इकोनॉमी की स्पाइन क्या है? बैंकिंग सिस्टम। आप तैयारी कर रहे हैं आईएएस की 2 साल से, आपको पता ही नहीं बैंक क्या है। आप छोड़ दीजिए तैयारी। आधुनिक युग, मॉडर्न पीरियड किसका पीरियड है? कैपिटलिज्म का। व्हाट इज कैपिटलिज्म? क्या है पूंजीवाद? रोटेशन ऑफ वेल्थ, संपत्ति का चक्रण। कौन करेगा रोटेशन? बैंक्स। और आपको बैंकों के बारे में पता ही नहीं। ज्योग्राफी भौगोलिक दशा बताएगी, ज्योग्राफिकल कंडीशन बताएगी। ज्योग्राफिकल कंडीशन से ह्यूमन बिहेवियर पता चलेगा, ह्यूमन पॉपुलेशन पता चलेगा। डेजर्ट में पॉपुलेशन डेंसिटी कम होगी, अर्बन सेंटर में पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा होगी। रटना नहीं है। लिखो भूगोल क्यों पढ़ना है, हिस्ट्री क्यों पढ़नी है। जैसे इल्तुतमिश के सामने चुनौतियां थी, अशोक के सामने चुनौतियां थी, ऐसे आज हमारे प्रधानमंत्री जी के सामने भी चुनौतियां हैं। अब इन चुनौतियों का समाधान अगर वो निकाल लेंगे, जिससे देश में स्थिरता, संपन्नता, विकास हो जाएगा, वो भी महान हो जाएंगे। ऐसे तुमको भी करना है।
ऐसे तुमको भी एक छोटा सा इल्तुतमिश बन जाना है। चुनौतियां, समाधान। बारह सौ छत्तीस में इल्तुतमिश ग्वालियर से युद्ध कर रहा था। तबीयत खराब हो गई, बहुत ज्यादा खराब हो गई, बहुत ज्यादा खराब हो गई। तो उसने दिल्ली में अपने बच्चों को संदेश दिया कि आओ मेरी मदद करो, मैं बहुत बीमार हूं। कोई नहीं गया। संभवतः 50 बच्चे थे, संभवतः सब लीगल थे, कोई नहीं गया। सबको डर था कि मैं अगर वहां चला गया ग्वालियर और खुदा ना खास्ता अब्बा की डेथ हो गई तो दिल्ली में दूसरा भाई कब्जा कर लेगा। कोई नहीं गया। बेटी गई, रजिया, कमांड लिया आर्मी को, ग्वालियर पे कब्जा किया। और क्या आदमी रहा होगा इल्तुतमिश, तभी तो गुलाम से सुल्तान बना। तुम्हारी सोच तुम्हें महान बनाती है, बाकी कुछ नहीं बनाता। गुलाम से सुल्तान। जिंदगी में विकास का बस एक ही सूत्र है, ध्यान। और ध्यान से विकसित होती है समझदारी। शिक्षा से बढ़ती है इंफॉर्मेशन, शिक्षा से समझदारी नहीं बढ़ती, ध्यान से बढ़ती है। तभी तो मैं हर कार्यक्रम में, हर जगह एक ही निवेदन करता हूं, ध्यान करो। कुछ लोग सोचते हैं ध्यान करो का मतलब 2 घंटे आंख बैठा के बैठे रहो। ध्यान वो भी है, हिस्सा वो भी है, लेकिन सिर्फ वही ध्यान नहीं है। सोचो कि मैं पढ़ने बैठा हूं, तुम पढ़ने बैठे हो और तुम्हें चिंता है इंग्लैंड पाकिस्तान के फाइनल की। तुम खेल प्रेमी हो ना। अब इंडिया तो फाइनल नहीं खेल रहा, फिर भी तुम चिंतित हो कि भगवान आज पाकिस्तान न जीते। भगवान, अब तुमसे क्या मतलब, भारत बाहर हो चुका है खेल से, लेकिन तुम फिर भी चिंतित हो। और यह है वज्र बेवकूफी की निशानी। बीबी वज्र बेवकूफ। 6 घंटा तुम इधर उधर भटक रहे हो। पाकिस्तान का स्कोर क्या हो गया भैया? भैया पाकिस्तान जीतेगा तो नहीं भैया? इन चीजों पे नजर रखना कि तुम्हारा दिमाग कहां लग रहा है, उससे तुमको कोई फायदा है? चलो इंग्लैंड जीत गया वर्ल्ड कप, जितने लोग मना रहे थे इंग्लैंड के जीत के लिए, सबके घर में एक एक मोबाइल भिजवाया क्या? भारत तो हमारा राष्ट्र है, भारत फाइनल खेलता और तुम चिंतित थे, बात स्वाभाविक है, समझ में आती है। लेकिन जब भारत है ही नहीं फाइनल में, भारत है ही नहीं फाइनल में, ये है ध्यान। तुम पढ़ने बैठे और तुम्हारा दिमाग कहीं भागा, बस उसको पकड़ लो कि कहां जा रहे हो। क्योंकि जिसको हजम करना है चित्त, मन, वो तुम्हारे साथ है ही नहीं, तो तुम पढ़ते रहो कयामत तक। ध्यान मतलब तुम जिस जगह पे, जिस काम में लिप्त हो, उस काम में तुम्हें मौजूद रहना होगा। ध्यान से बढ़ती है समझदारी, और समझदारी ही महान बनने की सर्वोत्तम आवश्यकता। और इल्तुतमिश ने ग्वालियर में अपनी बेटी को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। 13वीं शताब्दी का मुसलमान, 13वीं शताब्दी का मुसलमान, दिल्ली सल्तनत का पहला नायक इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश का अगर जीवन देखो, उसकी चुनौतियों के समान ही चुनौतियां नेहरू के सामने हैं। नेहरू आधुनिक भारत के इल्तुतमिश हैं, उनके सामने भी वही चुनौतियां हैं। नवजात स्टेट, उन्होंने भी चालीसा बनाई। उनके विरोधी दल के जो नेता चुनाव हार गए, उनको भी मंत्री परिषद दिया।
अपनी आंतरिक स्थिति को मजबूत करने के लिए डॉक्टर B.R. अंबेडकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, नेहरू जी ने भी चालीसा बनाई। नैम, न्यूट्रल फॉरेन पॉलिसी। न्यूट्रल यथोचित शब्द नहीं है, उचित शब्द नहीं है, नॉन अलाइंड, गुट निरपेक्ष। नेहरू ने भी अपनी बेटी को उत्तराधिकारी घोषित किया। ऐसे चुनौती और समाधान, यही शासक को महान बनाती है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। जय हिंद।